हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैं ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है। कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन यानी कि जो ईवीएस है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। कह रहे हैं कि जो हमारी ईवीएस की जो पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें क्या है, अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। तो कैसे उपलब्ध कराना चाहिए, तो उनको कैसे उपलब्ध कराना चाहिए, हमारा प्रकरणों में अंतर्निहित, प्रकरणों में क्या है, टॉपिक में क्या करना चाहिए, अंतर्निर्मित करना चाहिए। इससे क्या होता है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों के प्रकरणों में ही अंतर्निर्मित होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी क्या होते हैं, इससे अधिक विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों उसमें आने वाली कठिनाइयों के आदि की पहचान की जा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है। यहाँ पे 62 है, कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, पर्यावरण अध्ययन के जो ईवीएस के टीचर होते हैं, ठीक है, ईवीएस के टीचरों को क्या करना है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर किस पे ध्यान देना चाहिए, प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर जब बच्चे होते हैं वो सक्रिय क्रियाओं के माध्यम से ही सीखते हैं। सक्रिय मतलब कोई भी चीज़ एक्टिव होकर सीखते हैं, जिसमें प्रयोग हो, अवलोकन हो, क्रियात्मक गतिविधियों आदि आती हैं, उनके द्वारा ही सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है। कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आंकलन यानी कि असेसमेंट करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश का प्रयोग करना। तो कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर बच्चों का जब हम असेसमेंट करते हैं, उसका सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है, का प्रयोग करना। तो उसका प्रयोग करना क्या है, तो हमारा क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, इनका प्रयोग करना। पोर्टफोलियो का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के आंकलन को अच्छे तरीके से जांच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शिक्षक पढ़ाते समय सिर्फ दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। कह रहे हैं कि जो एक टीचर है जो पढ़ाते समय सिर्फ दृश्य सामग्री यानी कि यहाँ पे वो किसका प्रदर्शन, किसको ले रहा है, यहाँ पे वो ले रहा है, यहाँ पे उसने ऑडियो विजुअल एड्स का भी प्रयोग कर रहा है एवं शारीरिक गतिविधियों का भी प्रयोग करता है। क्योंकि ये क्या होती हैं, क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। तो ये क्या होते हैं, अधिगम वृद्धि में जब बच्चे जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होता है, उसमें क्या करते हैं, वृद्धि की में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है। करें कि सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है। यहाँ पे जो सीमा लड़की है वो क्या करती है, प्रत्येक पाठ को रटकर यानी कि उसका रट लेती है, उस चीज़ को तुरंत सीख लेती है। जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। देखिए सीमा जो है, कोई भी उसने पाठ को सीखा, मतलब पढ़ा, उसको क्या लिया, रट लिया, ठीक है, रट लिया। लेकिन लीना क्या कर रही है, लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। ये डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो ये किस विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है, तो ये किस व्यक्तिगत विभिन्नता की ओर संकेत करता है। क्योंकि दोनों की जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, क्योंकि एक रट कर सीख रहा है और एक समझ कर सीख रहा है। तो रट कर सीखने वाला क्या होता है, वो कुछ टाइम के बाद वो भूल जाता है, लेकिन समझ कर सीखता है जो, वो उसका हमेशा के लिए एक जिस सब्जेक्ट जब रट कर समझ कर सीखता है तो उसका हमेशा याद रहता है उसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है। डैश के अलावा, कह रहे हैं कि डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। मतलब इसमें एक रॉन्ग है हमारा और बाकी सब किसकी है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। तो कौन कौन सी हमारी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, तो कौन सी है, तो किसके अलावा, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा बाकी सभी क्या है, हमारा पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है। यहाँ पे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए, जो हमारी ईवीएस की कक्षा है उसमें क्या है, संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश सहायता करता है। तो कह रहे हैं कि जो ईवीएस की कक्षा में हम क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, कविताओं और कहानियों का प्रयोग करना
तो डैश सहायता करता है। इससे क्या सहायता होती है, इससे किसमें हेल्प मिलती है, जब हम कविताओं कहानियों का प्रयोग करते हैं तो इससे जो है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में क्या मिलती है, सहायता करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, कह रहे हैं कि डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है। तो डिसलेक्सिया जो है वो किससे संबंधित है, हमारा पढ़ने से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, यहाँ पे कह रहे हैं सहयोगात्मक अधिगम। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आंकलन करते हैं। कह रहे हैं कि सहयोगात्मक अधिगम एक होता है जैसे अधिगम, अधिगम मतलब होता है सीखना। अब यह है कि सहयोगात्मक अधिगम क्या है। जो सहयोगात्मक अधिगम है इसमें क्या करते हैं, पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी जो ओल्ड स्टूडेंट हैं और अधिक दक्ष विद्यार्थी क्या करते हैं, छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आंकलन करते हैं, उनको चेक करते हैं, उनको उनका असेसमेंट करते हैं। तो इसका परिणाम है, तो ये किसका परिणाम है, तो ये जो परिणाम है वो काय का उच्च उपलब्धि एवं सौ गरिमा का परिणाम है। किसका है, उच्च उपलब्धि और सौ गरिमा का परिणाम है। इससे क्या होता है, उनके आंकलन करते हैं, बड़े बड़े बच्चे छोटे बच्चों का आंकलन करते हैं, उनके अधिगम में आई कठिनाइयों की पहचान करते हैं कि बच्चे को कहाँ पे कठिनाई आ रही है, ठीक है, इसका क्या निदान करना चाहिए, क्या इसका उपचार होना चाहिए, तो उन सभी चीज़ों को वो देखते हैं बड़े बच्चे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि अलबरूनी अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कह रहे हैं कि जो अलबरूनी था वो जिस देश से आया था उसका नाम बताइए। तो अलबरूनी हमारा कहाँ से आया था, उज़्बेकिस्तान से आया था। कहाँ से आया था, उज़्बेकिस्तान से आया था। और भारत में जो थे, भारत के इतिहास पर एक किताब इसने लिखी थी। कौन सी किताब लिखी थी, तारीख हिंद किताब लिखी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि नीचे नीचे दिए गए नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है। देखिए नीचे जो है एक क्या दिया गया है, रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है, ठीक। तो इसमें दिया गया उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत और मंडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय क्रमशः है। तो उसमें लगा समय कितना है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा क्या है, तो हमारा है आंसर है 979 किलोमीटर 15 घंटे 20 मिनट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है, यहाँ पे कह रहे हैं प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते समय प्रयोग, ठीक है, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते समय श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। श्यामा का जो निष्पादन है वो कहाँ होता है, कक्षा में सबसे ऊंचे स्तर पे होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है। किसे, यहाँ पे श्यामा को बहुत ज़्यादा सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वो डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो वो किसके द्वारा, जो संकल्पनाएं हैं उनको सीखती है। तो किसके द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है, तो किसके द्वारा सीखती है, अवसारी चिंतन के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो श्यामा क्या करती है, श्यामा कम से कम समय में कम से कम समय यानी कम से कम समय में जो है शीघ्रता से ठीक ठीक कार्य कर सकती है, इसलिए वो अवसारी चिंतन के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, यहाँ पे कह रहे हैं कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है। जो क्लासरूम है उसमें क्या है, एक टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस हो रहा है, एक प्रभावी इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। जबकि जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करता है, तो इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना है। तो इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य क्या है, किसको बढ़ावा देना है, तो इसके बढ़ावा देना है ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जो रोहन है एक लड़का है, उसके विद्यालय में क्या किया गया, विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। किसी कोई ना कोई, देखिए आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों का यह है कि मतलब हमारा सीटेट हो जाए, तो उसके बाद हमारी जॉब लग जाएगी, उसके बाद हमारी वैकेंसी आएगी, जॉब लग जाए। तो बिना उद्देश्य के तो कोई भी सीटेट नहीं दे रहा है, या फिर जो सीटेट वही दे सकते हैं जिन्होंने बीएड किया है या फिर बीटीसी किया है। तो बिना उद्देश्य के कोई भी काम नहीं करता है। तो वही यहाँ पे जो रोहन है, तो रोहन के विद्यालय में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। इसका एक ऑब्जेक्टिव था, जो प्रदर्शनी कराई जा रही है उसके विद्यालय में। तो उसके आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा, तो हमारे विचार से अगर देखा जाए तो कौन सा उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा, सबसे अधिक उपयुक्त होगा। तो कौन सा होगा, हमारा क्या है, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम से उपलब्ध कराना। जो विद्यार्थी उनके लिए क्या करना चाहिए, सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना है।
सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है, डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। कौन से शामिल हैं? निम्नलिखित में सभी शामिल हैं। देखिए यहाँ पे हमारा आ जाएगा पौष्टिकता, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा है पौष्टिकता, ठीक, और यहाँ पे हमारा है शारीरिक गठन। क्या है? शारीरिक गठन। तो इसके में क्या है शामिल है, हमें क्या बताना है, डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। तो मतलब इसमें से एक रॉन्ग है, बाकी तीनों क्या है, राइट है। तो कौन सा हमारा जो है रॉन्ग है? तो इसमें जो है शारीरिक गठन जो है वो हमारा क्या है के अलावा जो है बच्चे के विकास के आकार दें, बाकी सब क्या करते हैं, विकास को आकार देते हैं, सिर्फ शारीरिक गठन को छोड़कर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है। यहाँ पे कह रहे हैं कासा 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 के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के एक किले में मिली तोप में किया गया था। कासा में कासा कासा का विषय में अगर बात करें तो कासा का जो उपयोग किया गया था वो गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था कासे का प्रयोग। तो सही कथन चुनिए। तो सही कथन तांबा कह रहे हैं कि जो कासा है वो किससे मिलकर बना है? तो कासा जो है हमारा कासा तांबा, कासा जो है तांबा यानी कि कॉपर तथा टिन की मिश्रित धातु है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है। कह रहे हैं कि एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने में मृदा जो होती, मृदा मतलब मिट्टी जो होती है, एक ही तरह की बार बार हम फसल उगाए जा रहे हैं, जैसे गेहूं है तो एक ही जमीन पे बार बार गेहूं को उगाए जा रहे हैं, उगाए जा रहे हैं, उगाए जा रहे हैं। तो क्या होता है, एक ही तरह की बार बार फसल उगाने और बहुत से रसायनों यानी कि बहुत सारे खनिजों का प्रयोग करने में मृदा जो होती है वो हमारी क्या होती है, हमारी जो मृदा जो होती है वो क्या होती है, बंजर हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। लेह और लद्दाख के मकानों की जो विशेषताएं वो क्या है? तो लेह और लद्दाख के मकानों की जो विशेषताएं वो हमारी क्या है? तो हमारी है यहाँ पर जो होती है, एक तो यहाँ पर क्या होता है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, कि निचली मंजिल में जो होती है वो क्या होती है, लेह और लद्दाख में कोई भी खिड़की, जैसे ये जो मकान बना है यहाँ पर कोई भी निचली मंजिल है तो उसमें कोई भी खिड़की नहीं है। दूसरी उसमें क्या होता है, हमारा पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। जो घर की दीवारें होती हैं वो क्या होती हैं, पत्थर की बनी होती हैं, मिट्टी की बनी होती हैं और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। तीसरा क्या होता है, यहाँ पर इसका जो फर्श होता है लेह और लद्दाख में जो मकानों का फर्श होता है वो किसका होता है, लकड़ी का होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा BCD। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है। कहने के तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। जो तरुण भारत संघ समूह है वो किससे संबंधित है? तो तरुण भारत संघ जो है वो हमारा संबंधित है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। जब पुरानी झीलें थी उनको फिर से निर्मित किया गया था, तो ये किससे संबंधित है, हमारा तरुण भारत संघ से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो सांपों के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो सांपों के संदर्भ में जो सही कथन है वो हमारा क्या है, हमारा क्या है, हम कहने के हमारे देश में केवल 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं। हाँ, 4 तरीके के सांप पाए जाते हैं। देखिए ये भी कथन सही है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है नाग। नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ये भी ठीक है। और चौथा हमारा, और इसके बाद हमारा क्या है, सही प्रकार बता रहे हैं, सांप के कटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो ये तीनों ही हमारे राइट हैं। तो इसका आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ABD। क्या आ जाएगा, ABD। तो देखिए हमारे देश में केवल 4 तरीके के सांप पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? देखिए नाग है, करेत है, दुबैया है, अफाई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। जो पेट्रोलियम है उसके सही अभिलक्षण चुनिए। तो पेट्रोलियम जो है उसका सही अभिलक्षण क्या क्या है? तो ये क्या होता है, जो पेट्रोलियम होता है वो हमारा कैसा होता है, बदबूदार होता है। दूसरा गाढ़ा होता है। तीसरा गहरे रंग का तेल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है। कारण के निम्नलिखित में से रोगों का वो समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो हमें वो समूह मतलब वो हमें ग्रुप चुनना है जो मच्छरों से फैलता है। तो मच्छरों से हमारा क्या क्या फैलता है? तो मच्छरों से हमारा फैलता है, डेंगू फैलता है, मलेरिया फैलता है, चिकनगुनिया। तो ये सब किससे फैलता है, मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मधुबनी
मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। जो मधुबनी पेंटिंग को बनाने के लिए जो होते हैं, जो मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए जो चित्रकारों द्वारा, जो चित्रकार हैं जो बनाने वाले हैं उनको द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो रंग होते हैं वो किसके बने होते हैं? पिसे हुए चावल के रंगीन घोल से बने होते हैं। किससे होते हैं? पिसे हुए चावल के रंगीन घोल से बनाए जाते हैं। इसमें क्या मिलाया जाता है? हल्दी है, केले के पत्ते हैं, पीतल की छाल, पिसे हुए चावल आदि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है। कह रहे हैं कि एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विशेष आवश्यकता वाले हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा यानी कि हर क्लास में लगभग 2 से 3 बच्चे जो होते हैं, हर क्लास में जितनी भी क्लासेस हैं तो उनमें बच्चों लगभग 2 से 3 बच्चे क्या है? आवश्यकता वाले हैं। उन्हें कुछ मतलब कमी है या फिर कुछ भी उनको ज़रूरत है, आवश्यकता वाले हैं। तो कुछ बच्चे शारीरिक या फिर मानसिक रूप से विकलांग बाधित हैं। तो इसमें जो बच्चे हैं आवश्यकता वाले हैं वो क्या है? शारीरिक रूप से भी हैं, किसी के शरीर में भी प्रॉब्लम है, कुछ जो होते हैं वो मानसिक रूप से, दिमाग से मतलब मानसिक रूप से विकलांग हैं। तो ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में साथ पढ़ते हैं। और ये बच्चे क्या हैं? जो विकलांग बच्चे हैं या फिर मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं तो वो भी क्या पढ़ रहे हैं? नॉर्मल बच्चे सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ते हैं। तो उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्नलिखित में से किसका अनुपालन कर रहा है? क्योंकि उसमें जो है दिव्यांग छात्र भी पढ़ रहा है और सामान्य छात्र भी पढ़ रहा है। तो ये किससे संबंधित है? हमारा समावेशी शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? हमारा समावेशी। तो ये जो विद्यालय है वो किस तरीके का विद्यालय है? हमारा समावेशी विद्यालय है, शिक्षा दे रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए गए जो नीचे दिए गए हैं, तो कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं तो क्या क्या मतलब उदाहरण दिए। तो इसमें क्या है? उसने बताया है तो हमारा क्या है? हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। जब बच्चे पेन और कागज़ के बीच में क्या है? घर्षण नहीं होगा तो हम लिख नहीं पाएँगे। दूसरा क्या है? उसने बताया कि हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण ही चल पाते हैं। चौथा हमारा क्या है यहाँ पे? सॉरी, जो इसके बाद बताया है उसके बाद क्या है हमारा डी, तो घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। किसके कारण? घर्षण के कारण। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी, ए, बी यानी कि सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है। कह रहे हैं कि एक पश्मीना शॉल लगभग एक जो पश्मीना शॉल है वो लगभग डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। कितने स्वेटरों के बराबर गर्म होती है एक पश्मीना शॉल, तथा इस साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु डैश घंटों का समय लगता है। कह रहे हैं कि एक पश्मीना शॉल जो होती है वो कितनी गर्म होती है और कितना समय लगता है। तो ये जो होती है वो 6 स्वेटर, एक पश्मीना शॉल जो होती है 6 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है, तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने में जो समय लगता है वो कितना समय लगता है? 250 घंटा लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है। कह रहे हैं कि सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है। जो सरिता की शिक्षिका है, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है। जो सरिता एक लड़की स्टूडेंट है, उसकी शिक्षिका जो है उसे बहुत सारी गतिविधियों, सामूहिक गतिविधियों में क्या करती है? शामिल रखती है। जैसे समूह चर्चा करना, समूह परियोजना आदि। तो उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है। तो उसकी जो शिक्षिका है वो उसे किस तरीके से सीखने में अनुगमन कर रही है। तो वो किस तरीके से अनुगमन कर रही है? वो सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना। किस तरीके? सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि नेपेंथिस एक पौधा है। नेपेंथिस क्या है? एक पौधा है जो मेंढकों, कीड़ों, मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंस कर क्या कर जाता है? खा जाता है। तो हमारे देश में वो पाया जाता है। तो हमारे देश में जो पाया जाता है नेपेंथिस पौधा, वो कहाँ पे पाया जाता है? हमारा मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नेपेंथिस पौधा है जिसकी, तो वो पाया जाता है हमारा, कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है। कह रहे हैं कि उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। तो उसे चुनिए जो अन्यों से क्या है? भिन्न है। तो हमारा क्या है? भिन्न। कोयला जो है वो हम क्या है? अन्य तीनों से भिन्न है। पैराफिन, मोम, ग्रीस एवं पेट्रोलियम के उत्पाद हैं। जो पैराफिन है, मोम है, देखिए पैराफिन, मोम, ग्रीस और पेट्रोल जो है ये तीनों क्या है? हमारे ये तीनों जो है वो पेट्रोलियम के उदाहरण है। जबकि कोयला क्या है? पेट्रोलियम से नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 और लास्ट क्वेश्चन है। बिहार के गाँवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए
देखिए बिहार के एक गाँव में बहुत से किसान क्या करते हैं, अतिरिक्त धन कमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन करके शहद को एकत्रित करते हैं। मधुमक्खी का पालन करते हैं, फिर क्या करते हैं, जो शहद होता है, हनी को क्या करते हैं, एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है? तो सबसे अच्छा समय हमें बताना है मधुमक्खी पालन का। तो सबसे अच्छा जो समय है मधुमक्खी पालन का वो क्या है? अक्टूबर से दिसंबर। तो इसमें देखिए इस वीडियो में वीडियो बहुत ही छोटी है, आप लोग के 30 क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।